नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहिताश बाजिया, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और आज जैसा आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा, हम बात करने वाले हैं कि जन्म के बाद शुरू के 3-4 महीनों में कुछ बच्चे ज़्यादा क्यों रोते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ अपना खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा खुद का बच्चा जब अराउंड 15-18 डेज़ का था तो उसके साथ ये स्टार्ट हुआ और वो रोज़ शाम को 5 बजे के करीब रोना शुरू कर देता था और इतना ज़ोर से रोता था, उसका फेस पूरा उस दौरान रेड हो जाता था। अपने पैरों को अपने पेट पे फोल्ड करके उसको देखने पे ऐसा लगता था जैसे भी उसको कोई दर्द हो रहा है, जैसे कि वो बच्चा पेन में है। और उसका ये रोज़ का जो प्रोग्राम था ये करीब 3-3.5 घंटे चलता था, यानी रात को 8-8:30 बजे जाके वो अपने आप शांत हो जाता था और उसके बाद में वो पूरी रात एकदम ठीक रहता था, दिन में एकदम ठीक रहता था। बच्चे का डेवलपमेंट बिल्कुल नॉर्मल हो रहा था, वेट गेन अच्छे से हो रहा था, ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से ले रहा था, यूरिन अच्छे से पास कर रहा था, यानी कि सारे पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल थे। लेकिन ये जो 3 घंटे रहते थे दिन के, ये बड़ी मुश्किल रहते थे। ये जैसा मेरा अनुभव है वैसा आप में से भी बहुत से पेरेंट्स का रहा होगा, या यूँ कहें कि बहुत से पेरेंट्स इस टाइम से गुजर रहे होंगे जिनके बच्चे भी छोटे हैं। दोस्तों, कई बार जब ये बहुत ज़्यादा बच्चे को होता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। आपके डॉक्टर एग्जामिन करके आपको बताते हैं कि बच्चे में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, और आपको समझाने के लिए, एक सामान्य भाषा में समझाने के लिए वो आपको बोल देते हैं कि बच्चे को कोई गैस की समस्या है या बच्चे को कोलिक है। आपको कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करके भेज देते हैं। अब आपके दिमाग में पहले से ये था कि बच्चा इतना ज़ोर से रो रहा है, इसको मतलब बच्चे को कोई तकलीफ़ है, डॉक्टर ने मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दी, तो आपका ये आइडिया आपके ब्रेन में और ज़्यादा रीइंफोर्स हो जाता है, यानी कि बच्चे को कोई समस्या तो है, तभी डॉक्टर ने उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी। और पेरेंट्स ये सोचने लग जाते हैं कि हमारा बच्चा बीमार है, उसको दिक्कत है। कई बार मदर्स जो हैं वो खुद को गिल्टी फील करने लग जाती हैं, उनको लगता है कि मेरे खाने की वजह से शायद बच्चे को दिक्कत हो रही है, शायद मेरा जो दूध है वो बच्चे को सूट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से बच्चे को दिक्कत हो रही है, या मेरी परवरिश में कोई कमी है। तो कुल मिला के ये बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग और एंजाइटी वाला टाइम पेरेंट्स के लिए रहता है। इस पे दोस्तों एक बहुत बड़े अपने डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर रोनाल्ड बार, उन्होंने इस पे बहुत काम किया है और उन्होंने इसको एक नया नाम दिया है कि पेरेंट्स के अंदर एंजाइटी कम हो और वो ये समझ सकें कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है कि जन्म के बाद शुरू के 3-4 महीने में बच्चे जो एक्सेसिव क्राइंग करते हैं, ये एक नॉर्मल पैटर्न है, ये बच्चे के डेवलपमेंट का नॉर्मल पार्ट है, ये एक नॉर्मल डेवलपमेंटल फिनोमिना है और सारे बच्चे इस प्रोसेस से गुजरते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा रोते हैं, कुछ बच्चे कम रोते हैं। तो इसे डॉक्टर रोनाल्ड बार ने नया नाम दिया है जिसको हम कहते हैं द पीरियड ऑफ पर्पल क्राइंग। यहाँ इसमें द पीरियड का मतलब ये है कि ये बच्चे के लाइफ में एक फिक्स पीरियड के लिए हो रहा है, यानी कि एक फिक्स टाइम के लिए हो रहा है, उसके बाद में ये ठीक हो जाना है, ये परमानेंटली नहीं रहने वाला है। तो एक टाइम के बाद में ये क्राइंग का जो सिलसिला है ये बंद हो जाएगा। उसके बाद में जो पर्पल क्राइंग है, पर्पल का मतलब ये नहीं है कि बच्चा रोने के दौरान पर्पल हो जाता है इसलिए इसको पर्पल क्राइंग कह रहे हैं। यहाँ पे ये एक एक्रोनिम है और इसमें सारे लेटर्स का मीनिंग है। जैसे फर्स्ट अपना पी, पर्पल में फर्स्ट पी है, उसका मतलब पीक ऑफ क्राइंग। पीक ऑफ क्राइंग का मतलब ये है कि ये जो रोने का पैटर्न है ये शुरू होता है 2-3 हफ्ते में, जन्म के बाद 2-3 वीक में ये स्टार्ट होता है। उसके बाद में ये रोज़ बढ़ता चला जाता है, बच्चा रोज़ ज़्यादा रोएगा और 6-8 वीक के अंदर बच्चा ये एकदम पीक पे रहता है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा रो रहा होता है, यानी कि जो सेकेंड मंथ है उसके सेकेंड हाफ में बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। उसके बाद में ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है और 3 से 4 महीने की उम्र तक जाते जाते ये सभी बच्चों के अंदर ठीक हो जाता है, बंद हो जाता है अपने आप। यू का मतलब है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब है कि अनएक्सपेक्टेडली बच्चा अचानक से रोना शुरू करेगा। आप सारे अपने जो चेकलिस्ट है वो चेक कर लेंगे कि बच्चा भूखा भी नहीं है, उसका डायपर ठीक है, उसका बच्चा थका हुआ भी नहीं है कि नींद में हो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा क्यों रो रहा है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। और फिर जैसे ही अनएक्सपेक्टेडली रोना शुरू किया ऐसे ही अनएक्सपेक्टेडली अचानक से रोना बंद भी कर देगा, इसलिए ये यू फॉर अनएक्सपेक्टेड। आर का मतलब है कि रेजिस्ट सूदिंग, यानी हम बच्चे को सूद करने के लिए, बच्चे को शांत करने के लिए जो भी ट्रिक्स आप अपनाते हैं वो सारे ट्रिक्स इसमें फेल हो जाते हैं। बच्चा किसी भी चीज़ से नहीं मानता है और वो रोता ही रहता है, इसलिए इसको रेजिस्ट फॉर सूदिंग। नेक्स्ट पी का मतलब है पेन लाइक फेसेस, यानी कि बच्चा जब
रो रहा होगा, जब ये एपिसोड चल रहा होगा, उस टाइम पे अगर आप बच्चे को देखेंगे तो बच्चे का चेहरा एकदम रेड होके और बच्चा देखने पे ऐसा लगेगा जैसे कि बच्चे को कोई दर्द हो रहा है, बच्चा कोई पेन में है, पेन की वजह से वो इतना ज़ोर से रो रहा है, जबकि रियल में उसको कोई पेन नहीं हो रहा होता है। एल का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, यानी ये जो एपिसोड है ये काफ़ी लंबा चलता है और ज़्यादातर बच्चों के अंदर ये 3 घंटे से लेकर 5 घंटे तक लास्ट करता है, यानी कि बच्चा 5 घंटे तक भी रो सकता है। अब नेक्स्ट है ई का मतलब है इवनिंग, यानी कि ये जो एपिसोड्स हैं वो यूजुअली या मोस्ट ऑफ द बेबीज़ के अंदर इवनिंग टाइम में होते हैं, आफ्टरनून के बाद ही होते हैं या फिर नाइट में होते हैं, मॉर्निंग टाइम में ये एपिसोड्स नहीं होते, इसलिए ई। तो ये है पर्पल का मीनिंग, और ये एक नॉर्मल डेवलपमेंटल फिनोमेना है पर्पल क्राइंग। लेकिन दोस्तों कई बार जैसे मैंने शुरू में कहा कि पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, कई बार बच्चा इतना लंबे टाइम तक रोता रहता है कि आप थकने लग जाते हो, तो पकड़ के बच्चे को पेरेंट्स गुस्से के अंदर कई बार पूरा उसको हिला देते हैं, उसको शेक कर देते हैं। दोस्तों ये बहुत ही डेंजरस है। जब आप बच्चे को शेक करते हैं तो उसकी वजह से बच्चे की स्पाइन फ्रैक्चर हो सकता है, बच्चे की जो आइज़ हैं उसके अंदर जो बहुत पतली पतली ब्लड वेसल्स रहती हैं वो कई बार रप्चर कर जाती हैं और बच्चे की आंखों में हेमरेज हो जाता है। इसी तरह से बच्चे के ब्रेन के अंदर जो पतली ब्लड वेसल्स हैं वो कई बार रप्चर हो जाती हैं, तो उसके ब्रेन के अंदर भी हेमरेज हो जाता है और आगे चल के इनकी कॉम्प्लिकेशंस बच्चे को हो जाती हैं। तो इसलिए आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है और ये चीज़ समझनी है कि एक नॉर्मल फिनोमेना है, बच्चे को इस तरह से शेक नहीं करते हैं। इसको हम शेकन बेबी सिंड्रोम कहते हैं, जो कि इसकी बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि अगर बच्चा रोए जा रहा है तो उसको शांत करने के लिए, उसको कंफर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बच्चे को कंफर्ट करने के लिए हम जो भी तरीके अपनाते हैं उनका टारगेट ये रहता है कि बच्चे को हम ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं करें जब उसको मदर के वोम में मिल रहा था, माँ के पेट के अंदर मिल रहा था, तो उससे बच्चा जल्दी कंफर्टेबल हो जाता है। इनको हम समराइज करने के लिए 5S कहते हैं। ये 5S क्या हैं? फर्स्ट है स्वेडलिंग, यानी कि आप बच्चे को एक कॉटन के कपड़े में या कोई स्क्वायर शेप्ड कंबल हो, ब्लैंकेट हो, उसके अंदर रैप कर सकते हैं, उसके अंदर उसको स्वेडल कर सकते हैं। इस दौरान आपको बच्चे को स्नगली स्वेडल करना है और ये ध्यान रखना है कि बच्चे का हिप जॉइंट जो है वो फ्री रहे। नेक्स्ट है साइड या स्टोमक की साइड पे उसको लेटा देना, यानी कि आप बच्चे को बाईं तरफ करवट लेके गोदी के अंदर उसको ले सकते, गोद में ले सकते हैं अपने चेस्ट के पास लगाते हुए, या फिर आप थोड़ा सा इंक्लाइन होकर बच्चे को अपने कंधे के पास में स्टोमक को आपके चेस्ट से टच करते हुए रख सकते हैं, या बेड पे भी बच्चे को लेटा सकते हैं, स्टोमक के बल, पेट के बल, या फिर बाईं तरफ करवट देके। इसमें बच्चा कई बार कंफर्टेबल होकर सो जाता है। अगर बच्चा सो जाता है तो आपको बच्चे को वापस सीधा लेटा देना है। नींद में बच्चे को कभी भी पेट के बल नहीं लेटाना है। नेक्स्ट है शुश साउंड्स। शुश साउंड्स जिनको हम वाइट नॉइज़ भी कहते हैं। ये वाइट नॉइज़ क्या होती हैं? जो इस तरह की जो नॉइज़ होती है उनको हम शुश साउंड या वाइट नॉइज़ कहते हैं। ये ऐसे साउंड्स होती हैं जो हमारी एनवायरनमेंट में होने वाली, नेचुरली होने वाली जो साउंड होती है उनको मास्क कर देती हैं। बच्चे को इन साउंड्स की आदत माँ के पेट से ही होती है। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो माँ के गर्भाशय की जो ब्लड वेसल्स होती हैं या पास से गुजरने वाली जो माँ की शरीर की बाकी जो लार्ज ब्लड वेसल्स हैं उनमें से जब ब्लड फ्लो होता है तो इसी तरह की साउंड बच्चे को कॉन्स्टेंटली सुनती रहती है, इसलिए बच्चे को इस साउंड की आदत रहती है। तो इसमें सबसे कॉमन जो रिजेंबल करती है साउंड वो करती है अपने, जैसे अपने वैक्यूम क्लीनर जिस तरह की आवाज़ करता है उस तरह की साउंड सुन के बच्चे बड़ी जल्दी आराम से काम हो जाते हैं, सो जाते हैं। नेक्स्ट है स्विंगिंग, या आप बच्चे को गोदी में लेके थोड़ा सा स्विंग कर सकते हैं, थोड़ा सा गोदी के अंदर हिला सकते हैं। इससे भी बच्चा जल्दी शांत हो जाता है, क्योंकि जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तो एमनेटिक फ्लूइड के अंदर बच्चा इसी तरह से ही स्विंग करता रहता है, तो इसकी भी उसको नेचुरली पहले से ही आदत होती है। एंड लास्ट जो 5 है वो है हमारा सकलिंग, यानी कि आप बच्चे को ब्रेस्ट पे लगा सकते हैं, मदर की ब्रेस्ट सक करवा सकते हैं, या फिर उसको पेसिफाइड दे सकते हैं। इससे भी बच्चा कई बार शांत हो जाता है। तो ये 5S अगर आप यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ द बेबीज जो हैं वो ये करने के बाद में काम हो जाते हैं। कई बार बच्चा काफ़ी लंबे टाइम तक रोता रहता है, उसमें मदर भी थक जाती है या पेरेंट्स हैं वो थक जाते हैं, तो उसमें आप अपने जो बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, जिससे कि एक आदमी थकेगा नहीं। कई बार दोस्तों ये सारे तरीके अपनाने के बाद भी बच्चा जो है आपका वो रोने से चुप नहीं होता है। ऐसे के अंदर आपको बेहतर रहता है कि आप उसको अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये बच्चे के 3 से 4 महीने तक की उम्र के बच्चों में रोने का सबसे कॉमन कारण है। लेकिन इसके अलावा भी
बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से बच्चा एक्सेसिव क्राई कर सकता है। हो सकता है कोई अंदर की ऐसी बीमारी हो बच्चे की जो इस तरह से मैनिफेस्ट बच्चा कर रहा हो, तो आप एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। अगर आपके डॉक्टर कहें कि बच्चा ठीक है तभी आप उसको वापस घर पे लाएं। और कोई भी मेडिकेशन आप अपने से नहीं दें बच्चे को, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया शुरू में कि ये एक नॉर्मल डेवलपमेंटल फिनोमेना है। इसमें ड्रग्स का ज़्यादा रोल नहीं होता है, दवाइयों का इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता है, इसलिए अपने से कोई भी दवाई आप इसमें बच्चे को ना दें। अगर आपके डॉक्टर आपको कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करती हैं तो वो ज़रूर आप उसको दें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और जो आपके मन में एंजाइटी थी कि हमारा बच्चा जो ऐसे रो रहा है उसको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, तो वो भी आपकी रिलीव हो गई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही कंटेंट और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।